लीजिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने अगला। पूछा जा रहा है तालिका ए जहां पर भौतिक आकृति, तालिका 2 जहां पर स्थान है को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए, एक तरफ आपके सामने भौतिक आकृति और सामने स्थान है, पूछ रहा है आपको कि मिलान करिए। देखिए, सबसे पहले है जयगढ़। जयगढ़ कहां पर है तो बताने की आवश्यकता है नहीं, जयपुर। ठीक है। त्रिकूट पहाड़ी कहां पर है, आप कहेंगे सर जैसलमेर। लसाड़िया का पठार कहां पर है, आप कहेंगे सर जैसमंद झील का जो पूर्वी भाग है वहां पर है लसाड़िया का पठार। और यहां पर याद रखिएगा कि राज्य की जो सबसे मीठे पानी की झील है जैसमंद झील, अब ये किस जिले का भाग है तो याद रखिएगा सलूम्बर जिले का। पहले उदयपुर, अब है आपके सलूम्बर, लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट। रघुनाथगढ़ कहां पर है, नो डाउट शिखर। ठीक है, बस ये मिलान ही तो करना है, हाँ याद रखिएगा। हाँ, ये त्रिकूट पहाड़ी है जहां पर सोनार किला है जैसलमेर का। एक त्रिकूट पर्वत है जहां पर केला देवी का मंदिर है करौली। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 23। राजस्थान में जनवरी में न्यूनतम तापमान निम्नलिखित में से किस जिले में अंकित किया जाता है। यानी राजस्थान जनवरी माह में, यहां पर मंथ देकर पूछ रहा है कि जनवरी माह में न्यूनतम तापमान। देखिए, दो तो क्वेश्चन है, एक तो आप पढ़ते हैं कि दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है, दैनिक सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला, सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला। तो याद रखिएगा कि सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जो जिला है वो तो है जैसलमेर। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला, तो याद रखिएगा सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जो जिला है वो है चूरू। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां पूछा जा रहा है कि राजस्थान में जनवरी में न्यूनतम तापमान निम्नलिखित में से किस जिले में अंकित किया गया, तो याद रखिएगा वो है आपके गंगानगर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने ये रहा। क्या पूछ रहा है, देखिए पूछा जा रहा है आपको कि तालिका ए में दिए गए राजस्थान की नदियों के साथ तालिका 2 में उनके उद्गम स्थल को सुमेलित करते हुए सही कूट को चयन कीजिए। बताइए, दिख रहे होंगे सारे ऑप्शन, बताइएगा। एक तरफ नदियां हैं, एक तरफ उनका उद्गम स्थल है। देखिए, सबसे पहली बात तो दे रखी है घग्गर। घग्गर की आप बात करेंगे तो याद रखिएगा घग्गर नदी का जो उद्गम है वो तो है आपके शिवालिक की पहाड़ियां। देखिए, ये पढ़ते हैं ना आप, जैसे ये राजस्थान का आपके मैप है, यहां पर आपके इस प्रकार से शिवालिक पहाड़ियां हैं, और शिवालिक पहाड़ियां कहां पर है तो हिमाचल प्रदेश में, है ना। यहीं से नदी आती है और यहां पर आपके प्रवेश करती है हनुमानगढ़ से, टीबी हनुमानगढ़। ये और पूछ भी तो यही रहा है, घग्गर नदी और इसका उद्गम स्थान कौन सा है, ये रहा आपके सामने शिवालिक की पहाड़ियां, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरी है माही। माही नदी का जो उद्गम है वो है आपके विंध्याचल की पहाड़ियां, बोले तो अपमेरु पर्वत, महद झील, धार जिला, एमपी। अब देख लीजिए इनमें से जो भी ऑप्शन में है। माही, माही का उद्गम विंध्याचल की पहाड़ियां ऑप्शन है क्या, आप कहेंगे नहीं है, ठीक है। अपेरु पर्वत है क्या, नहीं है। महद झील, ये रहा माही नदी और ये रही महद झील। जिला पूछ लेता तो धार, राज्य पूछता तो एमपी। ठीक है, बाद में है चंबल। चंबल नदी का जो उद्गम है वो है आपके जाना पाव की पहाड़ियां, याद रखिएगा।
ठीक है। हाँ, जाना पाव की पहाड़ियां और महू जिला, वो है धार, ये है महू। उसके बाद में बनास, और बनास तो आप जानते हैं, खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल शाबाश, सभी की राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 25। क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है, पैंतर संरक्षण हेतु राज्य सरकार द्वारा हाल ही में पैंथर रेस्क्यू सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है, बताइए। ये इंपॉर्टेंट, पैंथर रेस्क्यू सेंटर। एक आपको पता हो तो बियर रेस्क्यू सेंटर भी है। बियर मतलब भालू है ये। बियर मतलब ये आपके सामने क्या है? भालू है, याद रखिएगा। एक आपके बियर रेस्क्यू सेंटर है, बियर मतलब भालू। बियर रेस्क्यू सेंटर, बताइए। पेंथ रेस्क्यू सेंटर कहां पर है? बियर रेस्क्यू सेंटर कहां पर है? और एक आपको बताओ तो सिटी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया था, वो आया था तेंदुआ का, तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम। तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम, ये 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए पेंथ रेस्क्यू सेंटर है आपके उदयपुर में, ये तो आपको बताना पड़ेगा बी रेस्क्यू सेंटर कहां पर है। चलिए, तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम तो जयपुर है, ये लीजिए। ठीक है, तीनों ही क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट। यहां पर ऑप्शन नंबर डी, और ये करंट के हिसाब से बड़ा ही यूनिक क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये करंट में था तो कई बार पूछा गया था, अब आपको पूछा ये जाएगा। पेंथर रेस्क्यू सेंटर, याद रखिएगा, उदयपुर में। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला है, निम्नलिखित जिलों में से किन जिलों में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं? शुष्क सागवान वन। देखिए, अक्सर आप देखते हैं कि एग्जामिनर आपको 2 प्रकार के क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन से संबंधित। एक तो बनता है आपके सदाबहार वन से क्वेश्चन, और एक बनता है आपके सागवान वन। कोई भी पेपर उठाकर देखेंगे तो इन दोनों में से एक फैक्ट आपको जरूर मिलेगा। देखिए, सदाबहार वन या सागवान वन की हम बात करते हैं तो सदाबहार वन जहां मिलते हैं वो है माउंट आबू क्षेत्र। अब माउंट आबू क्षेत्र का मतलब आप समझ ही गए हैं, अरावली, शिरोई। सदाबहार वन के अंदर चर्चा करेंगे आप तो सालर है, बरगद है, शीशम है, ये आपके क्या है? सदाबहार वन। याद रखिएगा, सालर जो है इससे सर्वश्रेष्ठ गोंद मिलता है। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ गोंद किस प्रकार के वन? याद रखिएगा, सालर वन। सागवान वन की आप बात करते हैं तो यहां से तो राज्य के कौन से भाग में है? एक क्वेश्चन। दूसरा, राज्य के कौन से क्षेत्र में है? दूसरा क्वेश्चन। मतलब कौन से जिले में है, ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, कौन से अभ्यारण्य में है? तो आपके सामने सागवान से रिलेटेड तो 3 प्रकार के क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन है कि राजस्थान में सागवान के वन कौन से भाग में है, तो आप कहेंगे सर दक्षिण राजस्थान में, दक्षिण राजस्थान। एक है कौन से जिले में है सर्वाधिक, तो याद रखिएगा बांसवाड़ा। एक है आपके सामने कौन से अभ्यारण्य में है, तो याद रखिएगा सीता माता। ठीक है, अब देखिए पूछा क्या गया कि शुष्क सागवान वन। अब राज्य का दक्षिणतम क्षेत्र यह है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन नंबर डी। बस, राज्य का दक्षिण क्षेत्र कौन सा है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। अब ये दोनों याद कर लीजिए फटाफट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और ये दोनों ही फैक्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है,
ठीक है, चलिए दोनों ये कंप्लीट। चलिए अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 27। क्या कह रहा है देखिए, पूछा जा रहा है राजस्थान के कौन से जिलों के युग में वालरा कृषि की जाती है। वालरा कृषि, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारा, चूरू या फिर शिकर। कौन सी कृषि के बारे में पूछ रहा है ये, वालरा कृषि। देखो आप पेपर उठाकर देखेंगे तो कृषि के प्रकार जब आप पढ़ते हैं ना, कृषि के प्रकार, तो इस कृषि के प्रकार में से कई बार क्वेश्चन आ रखा है। देखो कौन कौन सा। एक तो कृषि के प्रकार में जहां से क्वेश्चन बन सकता है वो है आपके सामने यहां से। देखो कृषि के प्रकार जब आप पढ़ते हैं तो एक पढ़ते हैं स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि, सबसे पहले तो ये समझिए कि स्थानांतरित कृषि का तात्पर्य क्या होता है, किसे बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। देखिए स्थानांतरित कृषि का तात्पर्य है स्थान बदल बदल कर वे वनों को काट काट कर कृषि करना क्या कहलाता है, स्थानांतरित कृषि। यानी कि स्थान बदल बदल कर वे वनों को काट काट कर जो कृषि की जाती है उसे आप बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। इसी स्थानांतरित कृषि को आप कहते हैं आदिवासियों की कृषि। इसे ही क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, आदिवासियों की कृषि। लेकिन क्वेश्चन ये भी आ रखे हैं और इसके अलावा और क्वेश्चन ये बनता है कि राजस्थान में भील जनजाति जब ये स्थानांतरित कृषि करती है तब उसे क्या कहा जाता है। अब इसमें भी अलग अलग कंडीशन है। कैसे, देखो कंडीशन ये है कि जैसे अब जैसे ये तो है पहाड़ी क्षेत्र और ये है मैदानी भाग। ध्यान दीजिएगा, भील जनजाति द्वारा पहाड़ी क्षेत्र में जब कृषि की जाती है तो उसे तो बोलते हैं चिमाता, और वही भील जनजाति द्वारा कृषि की जाती है मैदानी क्षेत्र में उसे बोलते हैं दजिया। बताइए बात समझ में आई। हम पढ़ रहे हैं कृषि के प्रकार, जिसमें हमने पढ़ा स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि का तात्पर्य होता है स्थान बदल बदल कर वे वनों को काट काट कर आदिवासियों द्वारा जो कृषि की जाती है उसे आप बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। हमारे राजस्थान में इसे आदिवासियों की कृषि कहा जाता है। भील जनजाति जब यही कृषि पहाड़ी क्षेत्रों में करती है तो उसे चिमाता बोलते हैं। भील जनजाति द्वारा यही कृषि जब मैदानी भाग में की जाती है उसे दजिया कहा जाता है, ये याद रखना, ठीक है। और आदिवासियों की कृषि चिमाता, दजिया और यहां तक कि वालरा, कौन सी, वालरा भी कहा जाता है। और यह स्थानांतरित कृषि आदिवासियों की कृषि है, मतलब सर्वाधिक कहां होती है, तो याद रखिएगा दक्षिणी राजस्थान में। सर्वाधिक ये जो कृषि होती है कहां होती है, दक्षिणी राजस्थान में। या फिर आपको पूछे कि स्थानांतरित कृषि सर्वाधिक कहां होती है, तो याद रखिएगा यदि एग्जामिनर ऑप्शन में दक्षिण राजस्थान की बजाय आदिवासी क्षेत्र दे सकता है तो वहां पर जो ऑप्शन होगा वो आदिवासी क्षेत्र होगा। ये याद रखिएगा, ये आपके कौन सी कृषि है, स्थानांतरित कृषि। अब इस स्थानांतरित कृषि को आप अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से पढ़ते हैं। जैसे जुमिंग कृषि की आप बात करेंगे तो भी यही है, ठीक है। जुमिंग कृषि की भी आप बात करेंगे तो भी यही है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो कृषि के प्रकार में एक तो ये स्थानांतरित कृषि है। इसके अलावा एक है आपके सीटी में पूछा गया डायरेक्ट, मिश्रित कृषि से तात्पर्य है तो याद रखिएगा इसके अंदर कृषि प्लस पशुपालन, कृषि प्लस पशुपालन, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट। ये भी पूछ रखा है। अच्छा, पूछ तो ये भी रखा है कि राजस्थान के कौन से क्षेत्र में शुष्क कृषि की जाती है। शुष्क कृषि, याद रखिएगा पश्चिमी राजस्थान। चलिए फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं कि राजस्थान में बारानी कृषि से तात्पर्य क्या है, ये आप बता दीजिए। बारानी कृषि,
बारानीकर्षी। बारानीकर्षी से तात्पर्य क्या है? तो यहां पर हमारा जो क्वेश्चन था वो था कि राजस्थान के कौन से जिलों के युग में वालरा, वात्रा, दजिया या चिमाता कृषि कहाँ की जाती है? तो अभी हमने पढ़ा कि ये आदिवासियों की कृषि है और ये दक्षिणी राजस्थान में होती है। आप जब इन ऑप्शनों को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिखेगा, डूंगरपुर व बांसवाड़ा। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी एक गोवंश नस्ल नहीं है? आपके सामने चार ऑप्शन है और पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी एक नस्ल है जो गोवंश से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है गिर, जमुनापुरी, मेवाती या थारपारकर। बताइए, गोवंश से संबंधित नहीं है, बताइए। बिल्कुल शाबाश। याद रखिएगा, ये जो जमुनापुरी है ना, ये बकरी की नस्ल है। ये किससे संबंधित है? याद रखिएगा, बकरी से। बाकी गिर, मेवाती, थारपारकर, कांकरेज, ये जो सारी सारी है, हाँ, ये सारी सारी आपके गोवंश गाय की नस्ल है। ठीक, अगला लीजिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 29। क्या कह रहा है? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कौन से जिलों का युग्म महिला साक्षरता दर में प्रथम और द्वितीय स्थान पर रखता है? प्रथम स्थान और द्वितीय स्थान पूछ रहा है, बताइए, महिला साक्षरता में। बताइए भाई फटाफट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। महिला साक्षरता दर पूछ रहा है ये, और जनगणना से तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप एग्जाम में पढ़ के नहीं गए तो एक दो क्वेश्चन आप फिर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जनगणना से रिलेटेड आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, देखिए, बात है महिला साक्षरता। तो सबसे पहले तो यदि हम चर्चा करें कि राजस्थान में महिला साक्षरता दर कितनी है, तो याद रखिएगा 52.1%। ठीक है, अच्छा, एक इसका तात्पर्य भी बताइएगा, मुझे आपसे उम्मीद रहेगी कि साक्षरता किसे कहा जाता है। तो महिला साक्षरता कितनी है? 52.1। याद रखिएगा, सर्वाधिक सर्वाधिक महिला साक्षरता और न्यूनतम। देखिए, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर की आप बात करेंगे तो याद रखिएगा वो तो है आपके सामने कोटा। कोटा है आपके सामने 65.9%, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर। न्यूनतम महिला साक्षरता दर की आप बात करेंगे तो जालोर 38.5%। तो सर्वश्रेष्ठ कोटा है और न्यूनतम कौन सा है? जालोर। लेकिन यहां पर दो बातें, तो एक नंबर पर कोटा है, दूसरे नंबर पर जयपुर 64%। न्यूनतम में भी यदि मैं बात करूं तो याद रखिएगा, न्यूनतम फिर हो जाएगा दूसरे नंबर पर शिरोई 39.7%। तो एक नंबर पर जालोर है न्यूनतम में, दो नंबर पर शिरोई है। यहां पर पूछ रहा है सर्वाधिक साक्षरता दर। प्रथम नंबर पर है कोटा और दूसरे स्थान पर है जयपुर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। लीजिए, चलिए। अच्छा, साक्षरता का मतलब पढ़ा लिखा होना? नहीं, ये तो गलत है। थोड़ा सा वापस विचार करिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिंगानुपात की डेफिनेशन क्या है, साक्षरता क्या है, शिशु लिंगानुपात क्या है। हम अक्सर ये तो पढ़ लेते हैं कि इतना इतना है, लेकिन कई बार एग्जाम में डायरेक्ट इनकी डेफिनेशन पूछ लेता है। जैसे रिट के पेपर में साक्षरता की डेफिनेशन देखकर पूछा था, निम्न में से इससे तात्पर्य है। और इससे पहले आपको पता हो तो एग्जामिनर ने लिंगानुपात किसे कहते हैं ये पूछा गया था। ठीक है, तो इस प्रकार के थोड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखें आप। लीजिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर है 30। बताइए क्या पूछ रहा है? पूछा जा रहा है, वियतनाम के मार्बल से निर्मित चंबल माता की मूर्ति, जो भारत की सबसे ऊंची संगमरमर मूर्ति है, स्थापित की जा रही है। बताइए, बहुत यूनिक क्वेश्चन है ये। चंबल माता की मूर्ति, चंबल रिवर फ्रंट, सबसे बड़ी घंटी, ये पूछे जाएंगे आपको।
सबसे इंपॉर्टेंट, वियतनाम के मार्बल से निर्मित चंबल माता की मूर्ति, जो कि भारत की सबसे ऊंची संगमरमर मूर्ति है, कहां स्थापित की जा रही है? तो इन तीनों का ही आंसर, आपको कुछ भी पूछे, चाहे चंबल माता की मूर्ति, चाहे चंबल रिवर फ्रंट, या सबसे बड़ी घंटी, यह है आपके कहां पर? याद रखिएगा, कोटा। क्योंकि कोटा जो शहर है वो स्वयं चंबल नदी के किनारे है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण राजस्थान में बच्चों का लिंगानुपात है। अब यहां पर देखिएगा, शिशु लिंगानुपात में, वो भी ग्रामीण में पूछा है, बताइए। शिशु लिंगानुपात है, वो भी ग्रामीण में पूछा है, बताइए। आगे हम और चर्चा कर लेंगे, अभी क्वेश्चन आएगा एक और, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट। दो 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण राजस्थान में 0 से 6, मतलब ये शिशु लिंगानुपात की बात कर रहा है। देखिए, तीन बातें तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं। देखिए, एक तो पूछा जाए कि राजस्थान का शिशु लिंगानुपात कितना है, तो याद रखिएगा 888, 888। एक आपको पूछा जाए कि शहरी शिशु लिंगानुपात कितना है, और एक क्वेश्चन है आपके सामने, ग्रामीण शिशु लिंगानुपात कितना है। यही तो क्वेश्चन है आपके सामने। अब शहरी जो शिशु लिंगानुपात है वो तो है आपके 874, 874, जबकि ग्रामीण जो शिशु लिंगानुपात है वो है आपके 892। शिशु लिंगानुपात है 888, शहरी शिशु लिंगानुपात है 874, और ग्रामीण शिशु लिंगानुपात है, याद रखिएगा, 892। यहां पर पूछा गया ग्रामीण राजस्थान में बच्चों का लिंगानुपात है, याद रखिएगा 892, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, हाँ न्यू अपडेट से पढ़ाएंगे जियोग्राफी, बट एक बार थोड़ी कोई सरकार की रिपोर्ट तो आ जाए, ठीक है, ऑथेंटिक डाटा आ जाए, फिर हम शुरू कर देंगे। अगला देखिए, अगला है राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग की सर्वप्रथम इकाई किस जगह प्रारंभ की गई थी? राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग, देखिए, राज्य की फर्स्ट सूती वस्त्र मिल और राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल जिस जिले में स्थापित की गई वो जिला है ब्यावर जिला। याद रखिएगा, राज्य की प्रथम सूती वस्त्र मिल जिस जिले में स्थापित की गई वो जिला है ब्यावर। कब स्थापित की गई? 1889, याद रखिएगा। अच्छा, उस मिल का नाम भी क्या है? तो याद रखिएगा, द कृष्णा कॉटन मिल, द कृष्णा कॉटन मिल। तो राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल जिस जिले में स्थापित वो जिला है ब्यावर। कब स्थापित? 1889। क्या नाम है? द कृष्णा कॉटन मिल। अच्छा, किसके सहयोग से है? याद रखिएगा, दामोदर, दामोदर राठी। ठीक है, याद रखिएगा। और आपको बता दूं, राजस्थान में प्रथम 3 जो सूती वस्त्र मिल है वो जिस जिले में स्थापित की गई है वो जिला है ब्यावर। याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, ठीक है। ब्यावर कहाँ है? ब्यावर खुद अब जिला है ना, पहले ये अजमेर का भाग था। पहले आप जिसे अजमेर अकेले पढ़ते थे, अब अजमेर जिला है, ब्यावर जिला है और केकड़ी जिला है। पहले एक से काम चल जाता था अजमेर से, अब 3 है। ठीक है, याद रखिएगा। तो राजस्थान की पहली 3 जो सूती वस्त्र मिल है वो जिस जिले में स्थापित की गई वो है ब्यावर। याद रखिएगा, ब्यावर की स्थापना करने वाले कौन थे? तो ब्यावर के संस्थापक थे एरिक डिक्सन। एरिक डिक्सन ने ब्यावर में कपास को कर मुक्त कर दिया था, इसीलिए राजस्थान में पहली 3 सूती वस्त्र मिलों की स्थापना कहां पर हुई थी? ब्यावर में। ठीक है, याद रखिएगा। लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, अगला और बड़ा शानदार।
लीजिए क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को किस वर्ष में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है। देखिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, एक तो इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया, याद रखिएगा 1981 में। एक इसे रामसर साइट में कब शामिल किया गया, रामसर साइट में, याद रखिएगा 1981 में। और उसे विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया यूनेस्को द्वारा, याद रखिएगा 1985। लीजिए कौन सा है, क्या पूछा जा रहा है, आंसर आपके सामने है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है 85 में, रामसर साइट में शामिल किया गया है 81 में, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है 81 में। ठीक है, लीजिए क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है प्राग ऐतिहासिक स्थल जहां से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। प्राग ऐतिहासिक काल का ऐसा कौन सा स्थल है जहां पर आपको सर्वाधिक भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए, बेराट, कालीबंगा, गणेश्वर या तिलवाड़ा। देखिए ताम्र की जब आप बात करेंगे तो आप ज्यादातर दो ही स्थान पढ़ते हैं, एक तो है आपके आहड़ और एक है आपके गणेश्वर। आहड़ आपके उदयपुर जिले में और गणेश्वर आपके नीम का थाना जिले में। गणेश्वर आपके याद रखिएगा ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी है, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, जबकि आहड़ जो है वो है ताम्रवती नगरी। अब आप स्वयं ही देख लीजिए इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन में है, तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। और प्राग ऐतिहासिक स्थल से पूछा जा रहा है तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा गणेश्वर। ठीक है, गणेश्वर कांती नदी के किनारे जो कि वर्तमान नीम के थाने जिले में भाग। ठीक है, चलिए अगला लीजिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 35। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अधिसूचित राज्य के कुल 44 वेटलैंड में से सर्वाधिक 12 आर्द्रभूमि स्थित है। यानी कि राजस्थान में कुल 44 वेटलैंड है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि हाल ही में अधिसूचित के अनुसार राज्य में कुल वेटलैंड यानी कि आर्द्रभूमि या नम भूमि कितने हैं, 44। उनमें से कौन से जिले में सर्वाधिक 12 वेटलैंड यानी कि आर्द्रभूमि के स्थल हैं। बहुत अच्छा, बहुत यूनिक सा क्वेश्चन है। बताइए, भरतपुर है, 12 है, कोटपुतली बहरोड है, अजमेर। याद रखिएगा ये 12 जो आर्द्रभूमि है ये 12 जिले में है, 12 में है, 12 में है। राजस्थान में कुल कितने हैं, 44, याद रखिएगा। और आपको बता दूं कि राजस्थान का एक ऐसा भी आर्द्र स्थल है मेनार गांव उदयपुर, जो कि रामसर साइट के लिए प्रस्तावित है, प्रस्तावित। तो राजस्थान में कुल कितने वेटलैंड है, 44। इनमें से सर्वाधिक 12 जिले में है। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 36। निम्न में से कौन सा पूरा अवशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है, कालीबंगा से संबंधित नहीं है, बताइए। हाँ, तलवारों की घेर। निम्न में से कौन सा पूरा अवशेष कालीबंगा से, देखिए दुर्गीकरण है, आप कहेंगे बिल्कुल सर कालीबंगा जो है वहां से हमें दुर्गों के साक्ष्य मिलते हैं। अब जब हम राजस्थान में किले पढ़ते हैं तो पहली बात यही पढ़ते हैं कि राजस्थान में किलों के सर्वप्रथम साक्ष्य कालीबंगा से मिलते हैं। आप पढ़ते हैं कि यहाँ कालीबंगा से 7 प्रकार के अग्निवेदिका यानी कि हवन कुंड प्राप्त हुए हैं। यहां पर मर्द भांड भी मिले हैं। बस याद रखिएगा यहां पर शेल चित्र नहीं मिले हैं। शेल चित्र का मतलब है पत्थरों पर बने हुए चित्र नहीं मिले थे, याद रखिएगा। ठीक है, अगला लीजिए, अगला है आपके सामने, निम्नलिखित पुरातत्वविदों में से किसने बेराट का उत्खनन किया था। बेराट का उत्खनन करने वाले कौन थे। देखिए बेराट जब भी आप पढ़ते हैं तो 3 व्यक्तियों के नाम पढ़ेंगे, दयाराम शाहनी, कैलाशनाथ दीक्षित, नील रतन बनर्जी। तो कई बार तो ऐसे क्वेश्चन आता है कि वे व्यक्ति जिनका संबंध बेराट से नहीं है, तो ऑप्शन देता है दयाराम साहनी, कैलाशनाथ दीक्षित, नील रतन बनर्जी और केनपुरी।
केदारनाथपुरी दे देता है। अब इनमें से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर है आपके सामने डी, सी इज करेक्ट आंसर, डी आर शहन, दयाराम शाहनी। ठीक है, याद रखिएगा तीनों ही नाम बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है।